आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हम लोग को अब देखना है, ये देखना है कि कैसे नर्वस कंट्रोल होता है। कैसे हम लोग जो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो कैसे हम लोग इसको अपने ब्रेन से नहीं कंट्रोल करते हैं। ये जो सांस लेना है तो उसके लिए मैंने बताया था मेनली डायफ्राम को इन्फॉर्मेशन चाहिए। हम लोग ब्रेन से कहाँ इन्फॉर्मेशन भेजते हैं? डायफ्राम को। और डायफ्राम के अलावा एक और मसल्स है, कोस्टल मसल्स। कोस्टल मसल्स में दो बताया था, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मैंने बताया कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम, इस दोनों को हम लोग क्या करते हैं, अपने दिमाग से ब्रेन से इन्फॉर्मेशन भेजते हैं कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट हो। और जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट होता है, डायफ्राम प्लस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तभी जाके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग सांस ले पाएंगे, इनहेल कर पाएंगे। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होने से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और इन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भी थोरेसिक कैविटी का क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो वॉल्यूम अंदर का इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। और जब वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर डिक्रीज किया, तभी जाके क्या होता है कि बाहरी प्रेशर और अंदर का प्रेशर दोनों में डिफरेंस आ जाता है। इन्वायरमेंट और इंटरनल जो लंग्स का प्रेशर है, इस दोनों में इतना डिफरेंस आ जाता है 1 to 3 mmHg का। और वही 1 to 3 mmHg डिफरेंस होने के कारण एयर क्या हो जाता है, अंदर चला जाता है। नहीं, तो इसको हम लोग मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में पढ़े थे कि ये लंग्स कैसे एक्सपेंड कर रहा है, कैसे फैल रहा है, कैसे सिकुड़ रहा है। और एक्सहेलेशन में बोले थे कि वही जो हम लोग डायफ्राम को खींचे, तो उसको आपको क्या करना होता है, छोड़ देना होता है। डायफ्राम को जो खींच के फ्लैट किए थे उसको छोड़ दीजिए तो वो डोम शेप का फिर हो जाएगा। प्लस क्या है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को जो हम लोग खींचे थे उसको भी आप छोड़ दीजिए तो वो भी क्या होगा, अपने जगह पे चला जाएगा। जिसके कारण थोरेसिक केज का वॉल्यूम घट जा रहा था और अंदर का प्रेशर, थोरेसिक केज का प्रेशर इंक्रीज हो जा रहा था। और वही जो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर से ज़्यादा अंदर में प्रेशर हो जा रहा है तो उसको एक्सहेल कर देते थे, बाहर निकलवा देते थे। तो ये सब बात हम लोगों ने पिछले क्लास में पूरा डिस्कस किया था कि कैसे हम लोग सांस लेंगे और कैसे सांस छोड़ेंगे। आज के क्लास में जो हम लोगों को बात करना है, नर्वस कंट्रोल की, कैसे हम लोग नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करते हैं। हम लोग कैसे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल करेंगे। तो नर्वस कंट्रोल में सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा, हमारे नर्वस सिस्टम का कुछ पार्ट है जिसमें हम लोग बात करते हैं मेनली मेडुला ब्रेन स्टेम का कर सकते हैं। सबसे पहले उसको मैं दिखाऊं आपको ब्रेन स्टेम क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए सामने में ये जो दिख रहा है, ये हमारा क्या है, पूरा एस्केलेटन प्लस नर्वस सिस्टम। एस्केलेटन के साथ साथ क्या दिखा रहा है, नर्वस सिस्टम इसमें आपको दिखाया जा रहा है कि ये एस्केलेटन बोन वाला सिस्टम है, और प्लस ये जो येलो येलो या गोल्डन टाइप का जो आपको दिख रहा है, ये हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम में बात करना है तो मेनली ब्रेन से रिलेटेड बात करना है, यहीं से रिलेटेड बात करना है। नहीं, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और उसके बाद इसका ब्रेन वाला जो बोन सब है, स्कल जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको अगर हटा दिया जाए तो अब देखिए ब्रेन हमारा निकल के बाहर आ चुका है। नहीं, अब हमारा क्या हो गया, ये ब्रेन निकल के बाहर आ चुका है। तो ये ब्रेन बाहर आ गया है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को जो बात करना है फिलहाल, तो वो एस्केलेटन में मैं पूरा एस्केलेटन ही हटा देता हूँ। अब देखो हमारा ब्रेन, हमारा ये ब्रेन, ये जो वायलेट कलर का दिख रहा है, ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। वायलेट कलर का जो दिख रहा है ये क्या है, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ये जो येलो येलो दिख रहा है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। नहीं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, एक और होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो खैर, तो यहाँ दो दिखा रहा है। इसी में जो हम लोग बात करें, तो ये जो आपको भेन वाला दिख रहा है, येलो येलो पार्ट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिलहाल मुझे काम नहीं है। हम लोगों को पेरिफेरल वाले का काम नहीं है, और काम नहीं है तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये जो है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर रहा है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वाला जो पार्ट है, इसका अभी फ़िलहाल ज़रूरत हम लोगों को नहीं है, जो ब्लिंक कर रहा है, तो इसको हटा दिए। तो ये ब्रेन और ये स्पाइनल कोड, ब्रेन ये है और ये हमारा क्या है, स्पाइनल कोड है।
नहीं, स्पाइनल कोड और ब्रेन सामने दिख रहा है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। अगर ब्रेन का मैं लेयर हटाऊं, एक लेयर ये हटा दिया ब्रेन का, और स्पाइनल कोड का भी मैं लेयर हटा दिया, अब देखिए हमारा हमारा जो ब्रेन है इस तरीके से अंदर से दिखता है। तो ये और ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसी ब्रेन में ये देखो, ये कैसा दिख रहा है, गोला हेमिस्फेयर की तरह, सेलिब्रल, यहाँ पे सेलिब्रल हेमिस्फेयर इसी को बोलते हैं। अगर इसका हाफ पार्ट में हटा दूँ, हाफ पार्ट को हटा दिया जाए, तो हाफ पार्ट को जैसे इसको हटाएंगे हम, तो लीजिए हम इसका लेफ्ट साइड का पार्ट हटा रहे हैं, तो इस तरीके का कहानी आ जाएगा। जैसे हाफ पार्ट हटाए तो ये कैसा, हाफ पार्ट इसका हट चुका है। फिर नीचे भी जो है इसका भी हाफ पार्ट हम लोग हटाते हैं, नीचे जो है इसका भी हम लोग हाफ पार्ट हटा देते हैं। नहीं, और ये जो बांटा हुआ है पार्टीशन, इसको भी हटा देते हैं। और थोड़ा सा जूम इस पे करते हैं हम लोग, यही पार्ट जो है, यही पार्ट जो है ये क्या कहलाता, पोन्स, क्या नाम है, पोन्स। और इसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट इतना दूर, ये क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लेंगाटा, ये पोन्स है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मेडुला ऑब्लेंगाटा। हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो इसी मेडुला ऑब्लेंगाटा में। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर मेनली जो होता है उसका जो मेन पार्ट है ये मेडुला ऑब्लेंगाटा में। एक होता है नीमोटैक्टिक सेंटर जो होता है हमारे पोन्स में। तो मेडुला ऑब्लेंगाटा और पोन्स, ये है मेडुला ऑब्लेंगाटा और ये क्या है, पोन्स। नहीं तो आप इसको लेबल भी कर सकते हो, इसको चाहो तो लेबल कर सकते हो, ये क्या है, मेडुला गेटा। नहीं, मेडुला ऑब्लेंगाटा की बात कर रहा है। और इतना दूर जो ये है, ये वाला पार्ट क्या कह रहा है, पोन्स, यही हमारा पोन्स। और इसी के ऊपर इतना दूर ये होता मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लेंगाटा एक सीध में आ जाता है, इसीलिए इस तीनों को मिला के एक टर्म यूज करते हैं, ब्रेन स्टेम। नहीं, इतने दूर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम। तो एक्चुअल में अभी ये नर्वस सिस्टम आपका नहीं पढ़ा हुआ है। कभी अगर बोले ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम, तो ब्रेन स्टेम का ही पार्ट होता है मिड ब्रेन, इसी का पार्ट है पोन्स, इसी का पार्ट है मेडुला ऑब्लेंगाटा। जब क्वेश्चन बनाइएगा तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है यही मेडुला ऑब्लेंगाटा में। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है, रेस्पिरेटरी सेंटर, वो कहाँ पे मौजूद है, इसी मेडुला ऑब्लेंगाटा में। तो यही मेडुला ऑब्लेंगाटा में होता है। दो गो रेस्पिरेटरी ग्रुप होता है, वेंट्रल और डॉर्सल की हम लोग बात करेंगे। एक नीमोटैक्टिक सेंटर होता है जो हमारा कहाँ होता है, पोन्स में। नीमोटैक्टिक सेंटर की जो बात करेंगे वो कहाँ पे आएगा, पोन्स में। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या बताया, ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रेन स्टेम की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ब्रेन स्टेम है तो कहाँ पे है, हमारा जो ब्रेन स्टेम है, यही ब्रेन स्टेम हमारा क्या करता है, हमारे रिदम को कंट्रोल करता है। यही ब्रेन स्टेम क्या करेगा, हमारे रिदम को, रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल करना है। मतलब हम लोग जो सांस लेते हैं और जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना वो इसी ब्रेन स्टेम के द्वारा ही होता है। सांस लेना और सांस छोड़ना आप कह सकते हैं ब्रेन स्टेम के द्वारा होता है। ब्रेन स्टेम में भी किसके द्वारा होता है, तो क्या बोलेंगे, मेडुला ऑब्लेंगाटा, मेनली मेडुला ऑब्लेंगाटा। मेडुला ऑब्लेंगाटा क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि उसी में रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, उसी में हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी सेंटर है। और वही रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करवाता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की हम लोग बात करते हैं। जो हम लोग सांस लेंगे और जो हम लोग सांस छोड़ेंगे, तो उसी रेस्पिरेटरी सेंटर की हम लोग बात कर रहे हैं, जहां इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना, ये जो होता है उसी रेस्पिरेटरी सेंटर के अंतर्गत की हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों। तो जरा सा आइए उसी को डिटेल करने जा रहे हैं हम लोग। तो हम लोग का आज जो हम लोग को पढ़ना है रेगुलेशन, किसका रेगुलेशन हम लोग को पढ़ना है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग जो आज पढ़ेंगे किसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे, रेगुलेशन, किसका रेगुलेशन,
रेस्पिरेशन के रेगुलेशन के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, हम लोग आज का हेडिंग जो देंगे, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंतर्गत ही है क्या, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसको रेगुलेट कैसे करें, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इसी के अंतर्गत हम लोग को जो बात करना है, नर्वस कंट्रोल। क्या नाम दिया जाएगा, हम लोग बात करने जा रहे हैं नर्वस कंट्रोल। तो इसी के अंदर हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं बच्चों, नर्वस कंट्रोल। आपको बता दूं, हमारा जो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम है, बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम जो होता है, या आप ऐसे लिख सकते हो, द रेस्पिरेटरी रिदम इज कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। रेस्पिरेटरी रिदम, द रेस्पिरेटरी नहीं रिदम, क्या हो गया, इज कंट्रोल बाय, किसके द्वारा, बाय द नर्वस, इधर लिखता हूं नीचे, कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम। बच्चों अगर आपको हार्ट याद हो, तो हार्ट में मैंने बताया था कि हम लोग अपने ब्रेन से हार्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे हार्ट को आप इंफॉर्मेशन दीजिए कि तेजी से धड़के, क्या आपका इंफॉर्मेशन लिया, क्या नहीं लिया। लेकिन मैं बोलूं कि जल्दी जल्दी सांस लो, जल्दी जल्दी छोड़ो, देखो लेके ब्रेन से कंट्रोल कर लिए। मैं बोलूं धीरे लो, धीरे छोड़ो, ये हमारे ब्रेन से कंट्रोल हो रहा है। मतलब हम लोग जो ब्रेन से कंट्रोल कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं, और सांस लेना हो और सांस छोड़ना हो, तो इंफॉर्मेशन सांस लेने के लिए कहा, तो मेन रेस्पिरेटरी मसल्स जो डायफ्राम है हमारा, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि यहां पे क्या होगा कि जो हमारा नर्वस कंट्रोल है, तो वो कहां पे स्थित है रेस्पिरेटरी रिदम का, तो मेडुला ऑब्लंगाटा में। तो इस पोर्शन पे है मेडुला ऑब्लंगाटा, यहां पे है, यहीं पे बताया। अगर मैं बना के देखूं, तो इस तरीके से ब्रेन के बारे में बात किए थे, और ये स्पाइनल कोड अभी अभी मैंने दिखाया भी, यही नीचे आता चला गया था। और इसी में हम लोग यहां पे बात कर रहे थे किसका, यही था मेडुला ऑब्लंगाटा, यही है मेडुला ऑब्लंगाटा। ऊपर वाला हम लोग ब्रेन के बारे में बात किए थे, ये ब्रेन है नहीं, इसी में बोला था यहां पे होगा मिड ब्रेन, अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, सॉरी पोन्स, पोन्स पोन्स पोन्स। एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर और ले ले, ये मिड ब्रेन है, लेकिन यहां पे हम लोग ले लेते हैं पोन्स, ये है पोन्स। और यही तीनों एक लाइन में है, तो ब्रेन स्टेम कहलाया। ये तीनों को हम लोग क्या मिला के बोलते हैं, यही तीनों को मिला के बोला जाता है ब्रेन स्टेम है ये। मैंने बोला हमारा जो रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी सेंटर लोकेटेड होता है कहाँ पे, मेडुला ऑब्लंगाटा में, जो कंट्रोल करता है हमारे रेस्पिरेशन को, जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। आप कह सकते हो कि मेडुला ऑब्लंगाटा में ही हमारा है, इसी में स्थित है हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है, मेडुला ऑब्लंगाटा में। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक होता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो ये अगर वेंट्रल साइड है तो ये क्या होगा, डॉर्सल साइड है। और मैं बोल रहा हूं इसमें लोकेटेड है एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो पक्का है डॉर्सल साइड से होगा।
आप इसको लेबल कर सकते हो कि ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, इसको बोलता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। इसके आगे वाला जो होगा तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। लेकिन ध्यान रहे, देखो ये वाला पोर्शन जो है आगे वाला, ये आगे से वेंट्रल, और ये जो पीछे से है ये डॉर्सल, और इसको बोलता है लेटरल। तो ऐसे है, हम लोग जो फिगर बना रहे हैं ऐसे बना रहे हैं ब्रेन का। तो आगे वाला जो है वेंट्रल और पीछे वाला डॉर्सल, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप बना दिए। एक होता है वेंट्रल, लेकिन वेंट्रल में आगे होना चाहिए, लेकिन इसको बोलता है वेंट्रल थोड़ा सा साइड में रहता है, तो वेंट्रोलेटरल। क्या नाम देंगे? वेंट्रोलेटरल। तो वेंट्रोलेटरल ग्रुप एक यहाँ पे मौजूद होगा आपको, तो दो रेस्पिरेटरी ग्रुप यहाँ मौजूद है, तो जानबूझ के उसको थोड़ा सा नीचे कर दिए। इसका नाम क्या देता है? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप या वेंट्रोलेटरल रेस्पिरेटरी ग्रुप। तो वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, या सेंटर भी लिख सकते थे, वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। एक होता है इसी में निमोटैक्टिक सेंटर। निमोटैक्टिक सेंटर कहां पे होगा? तो पोन्स में, पोन्स में होता है यहां पे निमोटैक्टिक सेंटर। नीमो क्या बोलेंगे? निमेटिक सेंटर या निमोटैक्टिक। निमेटिक लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं निमेटिक, निमोटिक सेंटर। तो निमेटिक सेंटर कहां पे है? पोन्स। अब यहां पे जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, तो पद नाम से क्लियर है, डॉर्सल वाला डॉर्सल रीजन में रहेगा, वेंट्रल वाला वेंट्रल रीजन में रहेगा। तो मेडुला ऑब्लेंगाटा के डॉर्सल साइड में रहता है डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, और वेंट्रल साइड में रहता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। आपको बता दूं डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ये क्या काम करता है? तो बेसिक रिदम को कंट्रोल करता है। यहाँ का जो न्यूरॉन है, यही हम लोग जो सांस लेते हैं और जो सांस छोड़ते हैं, तो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो सिग्नल भेजता है, नहीं सिग्नल कहाँ, वहां से जो न्यूरॉन आएगा वो कहाँ पे रहेगा? एक डायफ्राम में आएगा और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। आप लिख सकते हो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कंट्रोल बेसिक रिदम। बेसिक क्या? रेस्पिरेटरी रिदम। रिदम THM। तो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल कौन करता है? डॉर्सल। बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम कहने का मतलब क्या है? नॉर्मल केस में, जैसे अभी 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 जो आप बैठे हो या मैं जो हूं, नॉर्मली जो हम लोग सांस ले रहे हैं और जो सांस छोड़ रहे हैं, अभी नॉर्मल कंडीशन में जो हम लोग सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं, तो इसी बात को क्या बोला जाता है? बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम। तो बेसिक रेस्पिरेटरी रिदम को कंट्रोल हमारा कौन कर रहा है? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप कर रहा है। और बेसिक रिदम को कंट्रोल कर रहा है, तो ये इंफॉर्मेशन कहां भेज रहा होगा? डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंफॉर्मेशन कहां भेजेगा? ये दो जगह इंफॉर्मेशन भेजेगा। एक कहां पे भेजेगा? डायफ्राम को, और दूसरा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को देता है। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, जो एंटीरियर लेटरल पोजीशन पे है, आगे या प्लस साइड में नहीं, डज नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिक रिदम। बेसिक रिदम में कोई रोल प्ले नहीं करता है। कौन? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। लेकिन ये कंट्रोल कर सकता है, इट में कंट्रोल इंस्पायरेशन as well as expiration। मतलब ये सांस लिवा भी सकता है, सांस छोड़वा भी सकता है, दोनों को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन नॉर्मल केस में, नॉर्मल स्टेट में शांत बैठा रहता है। नहीं, नॉर्मल में वेंट्रल वाले का कोई रोल नहीं है। अगर हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं रिदम, सांस ले रहे हैं सांस छोड़ रहे हैं, तो कोई यहाँ पे उसका रोल नहीं है। दूसरा क्या बताया? निमोटैक्टिक सेंटर है। निमोटैक्टिक सेंटर कहाँ पे मौजूद है? पोन्स में। निमोटैक्टिक सेंटर कहाँ लोकेटेड है? पोन्स में लोकेटेड है। नहीं,
तो ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को इंस्पायरेटरी एरिया को। कहने का मतलब ये निमोटैक्टिक सेंटर डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इंफॉर्मेशन देता है। नहीं, आप लिख सकते हो निमोटैक्टिक सेंटर में, यहां तक क्लियर है? तो निमोटैक्टिक सेंटर की जो हम लोग बात करेंगे, निमोटैक्टिक तो इसमें लिखेंगे निमोटैक्टिक सेंटर की जो बात कर रहे हैं, नहीं, इट ट्रांसमिट सिग्नल टू कहां पे सिग्नल भेजेगा? टू द इंस्पायरेटरी एरिया, नहीं, इंस्पायरेटरी एरिया। दूसरा इसका क्या काम है? निमोटैक्टिक सेंटर का और भी काम होगा, ये प्राइमरीली कंट्रोल करता है कटअप पॉइंट या स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। ये कंट्रोल किसको करता है? कटअप या स्विच ऑफ पॉइंट। क्या मतलब बता रहा हूं, इट प्राइमरीली कंट्रोल्ड द कटअप पॉइंट, कट ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। जैसे मैं बोलूं अगर आपको कि सांस लीजिए, सारे लोग लेते रहो, जो बोलूं कीजिए, सांस लीजिए, और छोड़ने के बजाय और लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए, बोले तो ठूस के सांस लीजिए। लेके देखो, एक टाइम आएगा कि अपने आप आपका लंग्स कंप्रेस हो जाएगा, अपने आप आपका सारा एयर बाहर आ जाएगा। आप जबरदस्ती सांस लेते जाओ, तो लेते लेते क्या होगा, जैसे नॉर्मली मैंने क्या बताया था, लंग्स किसके तरह है? बलून के तरह। अगर मैं बलून में हवा भरता जाऊं भरता जाऊं भरता जाऊं, तो एक टाइम आएगा जब बलून क्या हो जाएगा? रप्चर हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब बलून रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा, एयर भरते जाए बलून में तो नहीं। सेम उसी तरह से हमारा लंग्स है, अगर हवा भरते गए भरते गए भरते गए, तो एक टाइम आएगा कि रप्चर कर जाएगा, लीक कर जाएगा। लीक ना हो तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म है। तो सांस लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए, तो हमारा निमोटैक्टिक सेंटर क्या हो जाता है? एक्टिवेट हो जाता है। और ये निमोटैक्टिक सेंटर तुरंत डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इंफॉर्मेशन भेजता है कि बहुत ज्यादा हो गया, बंद कर। क्योंकि डोर्सल वाला ही इंफॉर्मेशन भेज रहा था किसको? डायफ्राम को और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को। तो तुरंत में हमारा सांस लेने वाला जो रिदम चल रहा था लेने वाला, उसको स्विच ऑफ कर दिया, कट ऑफ कर दिया। तो एक तो ये है। अगर निमोटैक्टिक सेंटर से इंफॉर्मेशन स्ट्रांग आए, अगर स्ट्रांग सिग्नल भेजेगा निमोटैक्टिक सेंटर से, व्हेन सिग्नल इज स्ट्रांग इंस्पायरेशन लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। क्या मतलब? अगर निमोटैक्टिक सेंटर ज्यादा एक्टिवेट हो गया तो सिग्नल तेजी में भेजेगा, जल्दी 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 जल्दी। और वो जो सिग्नल भेजेगा जल्दी जल्दी सांस लेवाएगा छोड़वाएगा, लेवाएगा छोड़वाएगा, लेवाएगा छोड़वाएगा, लेवाएगा छोड़वाएगा। जैसे अगर हम लोग दौड़ जाए, अगर हम लोग दौड़ जाए, तो जिस समय हम लोग दौड़े तो हुआ क्या कि हमारा मसल्स काम किया है, दौड़े हैं तो मसल्स काम किया, मतलब एटीपी यूज हुआ है। एटीपी यूज हुआ है, इसका मतलब एटीपी बनाना पड़ेगा। एटीपी बनाने के लिए एटीपी बनाने के लिए ग्लूकोज को तोड़ना पड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड तो बढ़ जाएगा ग्लूकोज तोड़िएगा तो। अब क्या हो गया, हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन कम है, तो हमारे निमोटैक्टिक सेंटर कार्बन डाइऑक्साइड दिखता है कि ढेर सारा है ब्लड में। इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना जरूरी है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग स्टोर नहीं करते हैं, हम लोग निकाल देते हैं बाहर। तुरंत में उस सिग्नल भेजेगा किसको? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को कि जल्दी जल्दी सांस ले, जल्दी जल्दी छोड़। नहीं तो हम लोग जो दौड़ते हैं तो हाँफने जो लगते हैं, इस तरह का जो हाँफ रहे होते हैं, उस समय एक्चुअल में सिग्नल कौन भेज रहा है? हमारा पोन्स में जो बैठा पड़ा है, कौन? निमोटैक्टिक सेंटर। तो आप इसी बात को लिख सकते हो निमोटैक्टिक सेंटर के रिगार्डिंग, यहां पे एक लाइन कि व्हेन निमोटैक्टिक सेंटर सेंड सिग्नल न्यूमेटिक सेंटर सेंड
सिग्नल स्ट्रॉन्ग, सेंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल, ऐसे लिखूँ तो ज़्यादा अच्छा है। सेंड स्ट्रॉन्ग, किसको भेजेगा? स्ट्रॉन्ग सिग्नल द इंस्पायरेशन लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। क्या लिखेंगे? द इंस्पायरेशन लास्ट फॉर शॉर्टर ड्यूरेशन। मतलब सांस लेना और छोड़ना जो होता है हमारा शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए आएगा, और जब वीक सिग्नल भेजेगा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, एंड वाइस वर्सा। नहीं, अगर वीक सिग्नल आएगा, अगर वीक सिग्नल निमोटेक्टिक भेजे तो हम लोग ऐसे सांस लेंगे। जनरली सोते वक्त, जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय देखिएगा लंबा लंबा सांस लेना छोड़ना लंबा लंबा होता है। नहीं, जैसे अगर आप यहाँ रूममेट के साथ रहते हैं तो आज जब सो जाए रूममेट रात में, तो उसका सांस लेने का पैटर्न पे गौर कीजिएगा। उसको कुछ नहीं बोलना, उसको सोने देना है, कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। बस आप ध्यान दीजिएगा उस सांस कैसे ले रहा है, तो देखिएगा वो सांस ऐसे लेगा, इस तरह का सांस लेगा वो। और नॉर्मल कंडीशन में अगर आपके बगल में दिन में बैठा हुआ है तो उसका पता भी नहीं चलेगा वो कब सांस लिया कब सांस छोड़ा। नहीं, प्लस शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होगा, क्योंकि बैठा हुआ है तो उस समय ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा बन रहा है, दौड़ रहा है तो और ज़्यादा बन रहा है। उस कंडीशन में हमारा निमोटेक्टिक सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को भेजता है कि जल्दी जल्दी सांस लो और जल्दी जल्दी सांस छोड़ो, ताकि ऑक्सीजन अंदर आ सके। बच्चों एक चीज और होता है, एक होता है हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स आर्क। हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है इसमें? जैसे हम लोग सांस लिए तो हमारा जो एल्वोलाई है, हमारा जो एल्वोलाई है, तो यही एल्वोलाई में ना एयर भर रहा था, सांस ले रहे थे तो, या भी लीजिएगा तो। अब ये जो एयर भर रहा था तो ये मान लो एल्वोलाई है, एयर भरता गया भरता गया, फैलेगा 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 फैलेगा। जैसे ये फ्लैट होने लगेगा, फ्लैट जैसे होने लगेगा तो यहाँ से एक सिग्नल जाता है और तुरंत में हमारे लंग्स को कंप्रेस करवा देता है, अब मत फैला, फट जाएंगे। नहीं, तो वहां पे भी एक स्विच ऑफ पॉइंट रहता है या कट ऑफ पॉइंट रहता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं हेरिंगबर्ग रिफ्लेक्स आर्क। हमारा रिफ्लेक्स आर्क जो कंप्लीट होता है वो मेडुला ऑब्लंगाटा के सॉरी स्पाइनल कोड के द्वारा होता है। रिफ्लेक्स आर्क कंप्लीट होता है स्पाइनल कोड। जैसे हाथ वाथ में कहीं पे, जैसे सपोज कीजिए हम यहाँ हाथ रखे और पिन था, तो जैसे हाथ रखेंगे हम इधर देख रहे थे तो क्या करेंगे हम लोग, हाथ खींच लेते हैं, झटके में खींचते हैं, यही तो हमारा है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, बच्चा में खेलते थे, आगे में आंख के आगे जाके ताली मार देते थे, सोचते थे आंख ना झपकाए, लेकिन क्या होता था, आंख झपकिए जाता था। ये क्या हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। कितना भी आप ब्रेन से उसको कंट्रोल कर लीजिए, ब्रेन से वो कंट्रोल होने वाला नहीं है, क्योंकि पहले वो काम हो जाएगा तब ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाएगा, तब ब्रेन को क्या होगा, इंफॉर्मेशन जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा जो है, हमारा जो लंग्स है, हमारा जो लंग्स है, तो हमारे लंग्स के एल्वोलाई में जब एयर जाना स्टार्ट करता है तो हमारा एल्वोलाई फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा। एक टाइम आएगा जब स्विच ऑफ पॉइंट या कट ऑफ पॉइंट आप कह सकते हो, वहां पे क्या करेगा कि रुक जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या बताया, हमारा नर्वस कंट्रोल की, कैसे हम लोग इससे नर्वस से, मतलब हम लोग कैसे इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ब्रेन से कैसे कंट्रोल कर रहे हैं सांस लेना और सांस छोड़ने की प्रक्रिया को। क्लियर है? अब हम लोग को जो नेक्स्ट बात करना है, फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग। कि बहुत सारा फैक्टर है जो हमारे क्या करता है, ब्रीदिंग को अफेक्ट करता है। फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे क्या कर रहा है, ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है। क्लियर यहाँ तक? एक स्टेप बढ़ रहा हूँ आगे। तो हम लोग जो बात करेंगे इसके बारे में बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग, ये जो सांस ले रहे हैं हम लोग और जो सांस छोड़ रहे हैं,
तो इसमें कौन कौन सा फैक्टर है जो सांस लेने में और छोड़ने में हमारा इन्वॉल्वमेंट है। नहीं, सांस लेना जिसको इंस्पायरेशन बोलते हैं, सांस छोड़ना जिसको एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ सांस लेना छोड़ना, इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग, फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग। तो किसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को कंट्रोल करेगा। तो हेडिंग डाल रहा हूं, हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, अफेक्टिंग ब्रीदिंग। किसको अफेक्ट करेगा, ब्रीदिंग को। फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं बच्चों। ढेर सारा फैक्टर है जो हमारे ब्रीदिंग को अफेक्ट करता है, ढेर सारा है। हम लोग जो सांस लेते हैं, नहीं, जो सांस छोड़ते हैं, तो हमारे ब्रीदिंग को अफेक्ट करने वाला ढेर सारा फैक्टर है। और ब्रीदिंग इफेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को सिग्नल जा रहा है, वही तो बेसिक रिदम को कंट्रोल कर रहा था। तो आप कह सकते हो ढेर सारा रीजन है जिसके लिए डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को जो क्या कर सकता है, सिग्नल भेज सकता है। नहीं तो सो मेनी फैक्टर है। हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड के लिए। आप लिख सकते हो कि हमारा जो है रेस्पिरेटरी सेंटर, रेस्पिरेटरी आर सेंसिटिव। क्या होता है ये, रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारा है सेंसिटिव होता है किसके लिए, और या सेंसिटिव टू, नहीं, इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 कंसंट्रेशन के लिए सेंसिटिव है। नहीं, CO2 कंसंट्रेशन हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन की बात करें तो कहां पे, CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड की बात कर रहे हैं हम। ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो उसके लिए क्या है, सेंसिटिव है। कौन, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है। और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही नहीं, ब्लड का पीएच के लिए भी होता है। ब्लड का पीएच, अगर ब्लड का पीएच घट जाए तो उसके लिए भी ये सेंसिटिव है। नहीं, रेस्पिरेटरी सेंटर आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन ब्लड एंड पीएच ऑल्सो, एंड पीएच इसके लिए भी ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव नहीं है किसके लिए, रेस्पिरेटरी सेंटर आर नॉट सेंसिटिव, नॉट सेंसिटिव टू ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इन ब्लड। ब्लड में कितना ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है उसके लिए हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर सेंसिटिव नहीं है। ऑक्सीजन कम है कि ज़्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को। हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को फर्क पड़ रहा है किससे, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन से। कैसे बच्चों, आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ा हुआ है, और डबल सर्कुलेशन में याद कीजिए मैंने इस तरह का बात किया था। ये हार्ट बनाया था, ये राइट ऑरिकल था, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने बोला था कि ऊपर आप बना लो लंग्स, ये लंग्स, और नीचे बनाए थे हम लोग बॉडी, याद होगा ये बात। ब्लड कौन किधर से आएगा किधर को जाएगा, सारा बात पढ़ा हुआ आपका। लंग्स से जो ब्लड आता है इधर आएगा, बाइकस्पीड होके इधर नीचे आ जाएगा, यहाँ से कहाँ चला जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट पे चला जाएगा, और पूरे बॉडी पार्ट से कलेक्ट होके कहाँ आ जाएगा, राइट ऑरिकल में आ जाएगा ब्लड, और राइट ऑरिकल से यहाँ ट्राइकस्पीड बल्ब होते हुए इसमें आएगा, और यहाँ से फिर कहाँ निकल के चला जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, ये बात तो याद होगा, ये बात तो याद होगा।
अब देखिए बॉडी में जो आएगा, तो आपको अच्छे से पता है बॉडी के पास मैंने बनाया था सेल। ये मान लीजिए सिस्टम है तो ये सेल है, और मैंने बोला था कि जो ऑक्सीजन लेके आएगा, मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन ये लंग्स में लिया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भी ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, यही ऑक्सीजन को सेल में छोड़ दिया, ऑक्सीजनेशन छोड़ दिया। सेल के अंदर क्या मौजूद था? ग्लूकोज। सेल के अंदर जो मौजूद था C6H12O6, ये ग्लूकोज को तोड़ेगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एरोबिक, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस क्या बनेगा? वाटर बनेगा, प्लस क्या बनेगा? एटीपी या एनर्जी आप लिख सकते हो, बनेगा नहीं ना? और फिर क्या होगा? यही कार्बन डाइऑक्साइड जो इसमें आया, CO2 इसमें आ चुका है, यही CO2 इधर आएगा, यही CO2 इधर आएगा, यही CO2 इधर आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आएगा, और यही कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादा वाला इधर आ जाएगा और लंग्स में आके फिर यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन तब न छोड़ेगा जब लंग्स काम कर रहा होगा, जब हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर काम कर रहा होगा, जब हमारे रेस्पिरेटरी सेंटर को इंफॉर्मेशन गया होगा डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप से, नहीं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को इंफॉर्मेशन गया होगा, और डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इंफॉर्मेशन भेजा होगा डायफ्राम को, और वो इंफॉर्मेशन भेजा होगा एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स को, तभी तो ये काम हो पाएगा। नहीं तो होता क्या है कि जो हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो हमारे ब्रेन को भी पंप करेगा। जब हम लोग ज्यादा वर्क करते हैं, ज्यादा काम करेंगे, तो हमारे बॉडी में क्या होगा? ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा, ज्यादा ग्लूकोज टूटेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा, ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आएगा तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारे हार्ट में आएगा, और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब हमारे हार्ट में आने लगेगा तो वही पंप करेगा, नहीं तो हमारे लंग्स की ओर पंप करेगा। लेकिन क्या है कि जब ब्लड में सिस्टम में जो भेजे, हमारा सिस्टम में अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अगर ज्यादा आने लगे सिस्टमैटिक ब्लड में हमारा, तो वहीं पे पोन्स को भी सप्लाई करेगा वो, और पोन्स को जब सप्लाई करेगा तो पोन्स देखेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा है। और आपको बता दूं, ब्लड में अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ब्लड में प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में वाटर है, वाटर है तो वाटर से रिएक्ट करके H2CO3 बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का मतलब होता है कि एसिड का फॉर्मेशन, और एसिड अगर है तो ये क्या करेगा? पीएच डाउन कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मतलब पीएच डाउन। मैं लिख सकता हूं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने का मतलब है कि पीएच डाउन हो चुका है। और पीएच क्या होता है? पीएच कोई भी पूछे आपसे कि पीएच क्या है, तो बोलना है -log H+ इज कॉल्ड पीएच। इसका मतलब क्या? पीएच कटा है तो H+ बढ़ा है, तो आप लिख सकते हो कि H+ इसका मतलब बढ़ा है। लेकिन मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि देखो, जब भी ग्लूकोज टूटता है और जो एटीपी बनता है, तो मैंने आपको बता रखा है हेट्रोट्रॉप में 60% एनर्जी, 55 से 60% एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस कर जाता है। तो जब जब ग्लूकोज टूटेगा तो 40 से 45% का ही एटीपी बनता है, रेस्ट एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस करेगा। हीट के फॉर्म में लॉस करेगा तो मतलब बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगा। इसका मतलब हमारा अगर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है तो एक काम और हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर का बढ़ना, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, पीएच का घटना, H+ का बढ़ना, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर किसको देखता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन को। इसका मतलब पीएच को भी वो देखता होगा, पीएच डाउन हुआ है कि नहीं है, प्लस टेम्परेचर ज्यादा। ऑक्सीजन के लिए ये इनएक्टिव है। हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर को कोई मतलब नहीं है कि ब्लड में कितना ऑक्सीजन है या नहीं है, नहीं। लेकिन हमारा एक कैरोटिड लिवरिंथ होता है, कैरोटिड आर्टरी में एक लिवरिंथ है, वो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव है। वो देखता है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कैरोटिड आर्टरी में कितना है, नहीं तो कैरोटिड लिवरिंथ तब जाके वहां से सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी ग्रुप को कि जल्दी जल्दी सांस लो अगर ऑक्सीजन कम जा रहा है तो। बच्चों, हम लोग का जो नॉर्मल ब्रीदिंग का रेट होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग की जो हम लोग बात करते हैं, वो कितना होता है? नॉर्मल ब्रीदिंग, ये याद रखना, ये आगे यूज करेंगे हम, ये याद रखना, ये भी आई है, यूज करेंगे आगे। नहीं, नॉर्मल ब्रीदिंग की जो बात कर रहे हैं, कितना होता है हम लोग का ब्रीदिंग रेट की अगर बात करें फॉर ह्यूमन, ब्रीदिंग रेट फॉर ह्यूमन
तो हम लोग जो नॉर्मल सांस लेते हैं, बुक सब में लिखता है 14 से 18 पर मिनट। 1 मिनट में हम लोग कितना सांस लेते हैं? 14 से 18 बार पर मिनट। कहोगे सर कैसे? कहोगे कैसे? तो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो सांस लेना एक्टिव प्रोसेस है, ब्रेन से सिग्नल भेजते हैं तब सांस लिया आता है, एक्टिव प्रोसेस है हमारा। एक्टिव प्रोसेस है तो यहाँ एटीपी खर्च होता है। एक्टिव प्रोसेस है तो वहां क्या खर्च हो रहा है? एटीपी खर्च हो रहा है। सांस लेना हमारा एक्टिव प्रोसेस है, एटीपी खर्च होता है और 2 सेकंड लगता है हम लोग को सांस लेने में। सांस लेने में कितना सेकंड? 2 सेकंड। और सांस छोड़ना हमारा पैसिव प्रोसेस है, और जब पैसिव प्रोसेस है तो वहां कोई एटीपी खर्च नहीं होता है, तो हमारा सांस छोड़ने में 3 सेकंड लगता है। तो एक बार लेना और एक बार छोड़ने में टोटल ओवरऑल 5 सेकंड। नहीं तो 1 मिनट में कितना सेकंड? तो 60/5 अगर कर दे तो कितना बार ले पाएंगे? 12 ही बार ना, क्योंकि सर 14 से 18 लिखल है, तो ये एवरेज लिखा हुआ है। एवरेज जो एक ह्यूमन लेता है, तो ये एवरेज लिखा हुआ है। नहीं, कभी जल्दी जल्दी भी लेते हैं, कभी स्लो स्लो भी लेते हैं, तो एवरेज हमारा ये हो जाता है बच्चों। क्लियर है? तो कैरोटिड लिवरिंथ एक सेंसरी फैक्टर के अंतर्गत आता है ब्रीदिंग का। कैरोटिड लिवरिंथ के बारे में मैंने बताया, कहाँ होगा? हमारा कैरोटिड आर्टरी में होगा, जो ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। और भी कुछ फिजिकल फैक्टर सब है, फिजिकल फैक्टर इफेक्ट करता है हमारे ब्रीदिंग को। एक्टिविटी हमारा, जैसे नॉर्मल हम लोग बैठे हैं, नॉर्मल अगर आप बैठे हैं तो अभी एटीपी कम खर्च हो रहा है, एटीपी कम खर्च हो रहा है तो एटीपी कम बन रहा है, एटीपी कम बन रहा है तो ग्लूकोज कम टूट रहा है, ग्लूकोज कम टूट रहा है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर भी ज्यादा मेंटेन नहीं है। देखना, जब आप बैठे रहोगे तो ठंडा ज्यादा लगेगा, ध्यान दिए हो? आप चलना स्टार्ट कर दो, ठंडा कम लगेगा, दौड़ना स्टार्ट करो और ठंडा कम लगेगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है तो एटीपी बन रहा है, और उस एटीपी बनने के ड्यूरेशन में 55 से 60% एनर्जी बॉडी के हीट को मेंटेन करने में चला जा रहा है। आप बैठे हो तो ग्लूकोज कम टूट रहा है, मैं खड़ा हूं तो मेरा ग्लूकोज ज्यादा टूट रहा है, तो मेरे बॉडी को क्या कर रहा है? वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है। नहीं, सबसे ज्यादा ठंडा लगेगा जब सोए हुए हो, देखिएगा रजाई ओढ़ के सोना है, क्या है? उस समय रजाई ओढ़ के, रजाई से थोड़ा भी अगर ये कुछ छेदो रहेगा रजाई में, तो लगेगा एकदम एसी का काम कर रहा है, इतना तेजी में हीट ट्रांजेक्शन होगा। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वहां पे लगता है। पढ़े हो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? नहीं पढ़े हो? फिजिक्स में और किस में? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स आपको 2 जगह पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है, दोनों में पढ़ना है। और आपको बता दूं थर्मोडायनामिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जाम में कम से कम 4 क्वेश्चन, 2 फिजिक्स वाले से, 2 केमिस्ट्री वाले से, और दोनों सेम ही चीजें खा ही ली, साइन कन्वेंशन चेंज होता है, 2 जगह साइन चेंज हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? तो फिजिकल फैक्टर है, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे एक्सरसाइज कीजिए तो देखिएगा पसीना आने लगा, क्योंकि बॉडी हीट बढ़ गया। नहीं तो बॉडी हीट बढ़ गया, बॉडी हीट बढ़ने का मतलब क्या है? आपका ग्लूकोज टूटा है, तो ये सब हो जाएगा। सेंसरी फैक्टर है जो कैरोटिड लिवरिंथ के अंतर्गत आता है, जो हमारे ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। अच्छा रहिए, कम गर्मी लगेगा। और क्या, गर्मी में आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करके देखिए, पूरा बॉडी भींग जाएगा। बॉडी क्यों भींग गया? तो हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, बॉडी टेम्परेचर बढ़ा तो हमारा पसीना जो निकलता है वो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स में बात करते हैं अब, यहाँ तक क्लियर है? अब हमारे लंग्स में जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है? हम लोग जो गैसियस एक्सचेंज लंग्स के बारे में बात करेंगे, जरा सा देखिए उसको कि कैसे हम लोग गैसियस एक्सचेंज करवाएंगे। किसमें? हमारे लंग्स की जो बात करेंगे। क्या हो गया? तो हम लोग जो बात करने जा रहे हैं गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स।
सामने में देखिए, यहीं पे हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, इसी लंग्स में गैसियस एक्सचेंज, लंग्स को अंदर से दिखा रहा है, किस तरीके से ब्रांचेज है, किस तरह से एल्वोलाई है। नहीं, इसी एल्वोलाई में क्या होना है, हमारा गैसियस एक्सचेंज होना है। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है, एल्वोलाई के अंदर, लंग्स के अंदर क्या होगा, गैसियस एक्सचेंज की, कैसे कैसे गैसियस एक्सचेंज हमारे लंग्स में होना है। एल्वोलाई का यहाँ पे दिखा रहा है, ब्लड सप्लाई दिखाएगा, ये जो आपको दिख रहा है। तो एल्वोलाई में क्या होगा, हमारा ब्लड का सप्लाई, और यही जो ब्लड सप्लाई होगा, तो इसी ब्लड सप्लाई में हम लोग क्या बात करेंगे, गैसियस एक्सचेंज की बात करेंगे। नहीं, ये एक्सचेंज दिखा रहा है कि कैसे गैस आ रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो ये कहाँ से बता रहा है, ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकला वो दिखा रहा है, और ब्लड में ऑक्सीजन कैसे घुसेगा वो दिखा रहा है। एक बार फिर से देखिए इसको, थोड़ा बैक किए, ये जो येलो वाला जो गोल्डन वाला दिख रहा था, ये क्या, ऑक्सीजन कैसे ब्लड में आएगा, नहीं ब्लड में आता जा रहा और तब तक ब्लड आगे बढ़ गया। कैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप निकालते हैं हम लोग, कैसे एक्सचेंज करते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हम लोग गैसियस एक्सचेंज करवाते हैं। नहीं, ये देखो एल्वेओलाई और ये कैपिलरी, यही गैसियस एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ। कि हमारा जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड आएगा उसको छोड़ दिया जाएगा, और ब्लड में ऑक्सीजन को क्या किया जाएगा, ले लिया जाएगा। तो यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज आपको दिख रहा है, ट्रांजेक्शन दिख रहा है। तो ये चीज़ एल्वोलाई में होता रहता है। यूनिट ऑफ लंग्स की जो बात करते हैं एल्वोलाई, तो एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज आप कह सकते हो कि होता रहता है हमारा, क्या, गैसियस एक्सचेंज की जो बात कर रहे हैं बच्चों। तो हम लोग इसी के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं कि कैसे गैसियस एक्सचेंज होगा हमारे इसमें, एल्वोलाई सब की जो बात कर रहे हैं इसका गैसियस एक्सचेंज। तो उसको तो देखेंगे ही, लेकिन एक और दिखाता हूं उसके बाद। कैसे हम लोग गैसियस एक्सचेंज करवाएंगे, में हम लोग देखेंगे गैसियस एक्सचेंज बिटवीन, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन एल्वोलाई और हमारा ब्लड। तो यही हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर है, यही हमारा ब्लड, यही हमारा गैसियस एक्सचेंज। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता जाएगा, ऑक्सीजन को लेता जाएगा। यही कैपिलरी को फोकस कर रहा है, यहाँ पे एल्वोलाई को फोकस किया। तो ये देखो वायलेट कलर का डीऑक्सीनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ज़्यादा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, छोड़ता जाएगा, और जैसे ऑक्सीजन लेगा कलर चेंज, रेड होता चला गया, कलर चेंज होता जा रहा है, ये डिफ्यूजन के कारण। तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता गया और ऑक्सीजन लेता गया, तो ये डिफ्यूजन होता रहता है हमारा। नहीं, यही हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ही किसको बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करता है। बताया था एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को बाइंड करता है, 1 2 3 4 कोऑपरेटिव मैनर में बाइंड करता है। ये हमारा क्या है, हीमोग्लोबिन है। यही हीमोग्लोबिन हमारा किसको बाइंड करता है, ऑक्सीजन को। यहाँ पे आयरन होता है, याद होगा Fe+2 के फॉर्म में सारा बात ब्लड में बताया था। हीमोग्लोबिन कहाँ का पार्ट है, आरबीसी के अंदर का, ब्लड में 2 अल्फा और 2 बीटा ग्रुप का बना हुआ है हमारा हीमोग्लोबिन। नहीं, यही प्रोफाइरिन रिंग हीमोग्लोबिन का, आयरन प्रोफाइरिन रिंग, यही क्या करेगा, ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा। जो ऑक्सीजन अंदर घुसा, आरबीसी के अंदर घुसेगा तो किससे बाइंड करवा देगा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के प्रोफाइरिन रिंग पे जो आयरन है वहीं से क्या हो जाता है, कि कंबाइंड होता है। एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, तो इसी को बोलता है कि कोऑपरेटिव मैनर में ये बाइंड करता चला जाएगा। किस तरीके से बाइंड करेगा, तो आप कह सकते हो कोऑपरेटिव मैनर में ये क्या करेगा, बाइंड करता चला जाएगा। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को बात करना है कि किस तरीके से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ेगा कैसे छोड़ेगा। तो ये वाला पोर्शन देखो रेड था, नहीं, तेल से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेगा वॉयलेट हो जाएगा। और इसी का कर्व, इस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में, कि ये डिसोसिएशन कर्व को दिखा रहा है, डिसोसिएशन कर्व। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बाद में बात करेंगे कि डिसोसिएशन कर्व क्या होता है। तो फिलहाल हम थोड़ा बैक आते हैं, नहीं, और हम लोग जो बात कर रहे हैं किसका एक्सचेंज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का किस तरीके से एक्सचेंज करवाया जाएगा हमारे बॉडी में, उसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो गैसियस एक्सचेंज की बात करने जा रहे हैं हम लोग बॉडी में, कैसे होगा।
आइए इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, गैसियस एक्सचेंज इन बॉडी। तो हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा? हमारा हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। नहीं, हम लोग क्या देंगे, हेडिंग जो देंगे यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे कैसे होगा? और गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स जो होता है, नहीं तो आपको पता है इन्वायरमेंट का एयर लंग्स में जो जाएगा, लंग्स से जो बाहर आएगा, तो इसी बात को एक्सटर्नल एस्पिरेशन बोले थे। अगर आपको ध्यान में हो एक्सटर्नल एस्पिरेशन, तो मैंने बता रखा है आपको एक्सटर्नल एस्पिरेशन किसको बोलते हैं। इन्वायरमेंट है, एनवायरमेंट से लंग्स तक आना, लंग्स से एनवायरमेंट में जाना, ये ऑक्सीजन आया कार्बन डाइऑक्साइड गया, नहीं इसी को तो बोला गया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्या बोले थे, ये किसके अंतर्गत होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और एक बार लंग्स तक आ गया तो लंग्स से कहां जाएगा? लंग्स से ब्लड में। अब यहां जो बात करेंगे लंग्स टू ब्लड, टू ब्लड, और देन ब्लड से कहां जाएगा? सेल या टिश्यू में। और फिर ये कौन जाएगा? ऑक्सीजन की बात कर रहा है। और फिर बैक कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी को बोला गया था इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोग किस में पढ़े थे? इसको बोला जाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। अभी तक हम लोग क्या किए, इन्वायरमेंट वाला एयर को कहां तक पहुंचा दिए? लंग्स। अब यही लंग्स से आगे की बात करेंगे हम लोग, लंग्स से आगे की बात करेंगे। तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के कारण होता है। आपका डबल सर्कुलेशन पढ़ा हुआ है, ये उसी पे बात कर लेते हैं। आपका डबल सर्कुलेशन पढ़ा हुआ है, तो ये हॉट पढ़ा हुआ है, नहीं ये राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से। फिर हम लोग जो बात करेंगे ऊपर, यहां पे बना देते हैं एल्वोलाई। लंग्स का यूनिट होता है, यूनिट ऑफ लंग्स किसको बोलते हैं? एल्वोलाई को, एल्वोलाई। अब कहां से क्या आएगा? देखो यहां से ही आता था इसमें, नहीं ना, इसमें आएगा, फिर यहां बाइकस्पिड, फिर यहां से कहां जाएगा? बॉडी में जाएगा हमारा, पूरे बॉडी पार्ट में जाना है, तो यहां से जो लेके आएगा पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाएगा। और फिर यहां से समेट के जो आएगा ये हमारा सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा, नहीं, और फिर यहाँ ट्राइकस्पिड बल्ब होते हुए फिर इधर आ जाएगा। यही तो होता है डबल सर्कुलेशन का, डबल सर्कुलेशन का कहानी यही तो है। तो गैसियस एक्सचेंज जो होता है ना, ये पार्शियल प्रेशर के कारण होता है। गैसियस एक्सचेंज जो होता है आप कह सकते हो सिंपल डिफ्यूजन के कारण होता है, और सिंपल डिफ्यूजन पार्शियल प्रेशर के कारण होता है। आपको पता है कि डिफ्यूजन की जब भी बात करेंगे तो कोई भी चीज का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन के टुवार्ड्स मूवमेंट ही क्या कहलाता है? डिफ्यूजन। और कंसंट्रेशन ज्यादा है तो आप कह सकते हो पार्शियल प्रेशर ज्यादा है। क्या मतलब? यहां देखिए, यहां पे इन्वायरमेंट का जो एयर आता है तो पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है ये होता है 104 mmHg, 104। और यहां अंदर में होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 40। तो क्या होगा? 104 से 40 की ओर आएगा कि नहीं आएगा? धराधर धराधर डिफ्यूज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो 40 से बढ़ने लगेगा 50, 60, 65, 70, 80, 90, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। तो यहां तक आते आते ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है लगभग 95 mmHg हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया। आप कह सकते थे सर 104 यहां पे लिखे हो तो 104 यहां भी कर दो, क्योंकि डिफ्यूजन तो तब तक चलता है जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम ना हो जाए, नहीं जब तक डायनामिक इक्विलिब्रियम ना हो जाए तब तक डिफ्यूजन होता रहेगा यहाँ पे। लेकिन क्या है कि ब्लड रुकेगा तब ना, यहाँ तो ब्लड क्या हो रहा है? मूव कर जा रहा है, ब्लड क्या हो जा रहा है? आगे बढ़ जा रहा है। तो जैसे ब्लड आगे बढ़ गया तो ये 95 mmHg तक ही हो पाया, नहीं
फिर ये क्या है कि यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, तो ये भी 95 mmHg के आसपास ही होगा। फिर जैसे आगे बढ़ेगा यहाँ पे जो आएगा, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है ये कितना होगा बच्चों, 95 mmHg का ही होगा। लेकिन बॉडी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, बॉडी, तो बॉडी का के अंदर ही क्या है हमारा सेल, हमारा बॉडी के अंदर क्या है सेल। तो सेल में यहाँ अंदर में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, सेल में या टिश्यू में कितना होता है 40 mmHg होता है अंदर में। तो जरा सोचिए जो 95 mmHg आ रहा है और यहाँ 40 है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूज करके जाएगा कि नहीं अंदर, सेल के अंदर घुस जाएगा। और अंदर में अगर ऑक्सीजन घुस गया तो क्या बनेगा अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन की बात करें तो लगभग यहाँ पे पार्शियल प्रेशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है ये बताया गया 46 mmHg। और शुरू में इस जगह जो पार्शियल प्रेशर था कार्बन डाइऑक्साइड का बच्चों, तो ये कितना था, ये था 40 mmHg। तो गारंटी है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा से कम की ओर आएगा कि नहीं आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आता जाएगा, कब तक आएगा, यहां आते आते पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ 45 mmHg हो जाएगा, 46 भी आप लिख सकते हो। और यही कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 mmHg, यहाँ भी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 45 mmHg, नहीं mmHg में सारा है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड पंप कर दिया जाएगा कहाँ, लंग्स में। तो लंग्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड आया है CO2, तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 45 mmHg। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, यहाँ पे बाहर में लंग्स में, यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का 40 mmHg। तो क्या होगा, गारंटी है कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाएगा, बाहर छोड़ दिया जाएगा। यही तो है गैसियस एक्सचेंज। नहीं, इसी में जो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स एल्वोलाई और इसके बीच में ये जो हो रहा है यहाँ पे, यही तो हो रहा है सिंपल क्या डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन के रिगार्डिंग हो रहा है। हम लोग लंग्स का जो एरिया बढ़ा के रखे थे लगभग 100 मीटर स्क्वायर का, वो इसीलिए तो बढ़ा के रखे थे कि सिंपल डिफ्यूजन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। लंग्स में एल्वोलाई में जो हम लोग छेद कर रखे थे पोरफ्कून इसीलिए करके रखे थे ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो, सिंपल डिफ्यूजन में एक्सचेंज हो पाए, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल पाए, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जा पाए। यहां पे भी जो होता है ये भी प्रोसेस कैसा है, सिंपल डिफ्यूजन का ही तो प्रोसेस है। सिंपल डिफ्यूजन यहां भी तो हो रहा है, नहीं तो सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है तो हमारा इन्वायरमेंट से घुस गया उधर। अब क्या है कि सिंपल डिफ्यूजन एक्चुअली हो कहाँ रहा है, तो यहां की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इतना दूर को काट के बाहर बना रहे हैं। तो एल्वोलाई की जो बात करेंगे हम लोग, एल्वोलाई की बात करें तो जो ग्रीन से बना के रखा है, तो मान लो ये एल्वोलाई की बात कर रहे हैं, एल्वोलाई है। तो एल्वोलाई जो बना होता है, एल्वोलाई में क्या होता है, इपीथीलियम होता है। क्या बना होता है, इपीथीलियम। और इपीथीलियम बिना कनेक्टिव टिश्यू का आएगा नहीं, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आता है। तो मान लो यही कनेक्टिव टिश्यू, इसी को कर देते हैं कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं हम लोग। इसी के ऊपर क्या है, इपीथीलियम सेल है। याद है निमोसाइट्स फर्स्ट और निमोसाइट सेकेंड पढ़ाया हुआ है। निमोसाइट्स फर्स्ट जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, निमोसाइट सेकेंड जो बताया था सरफेक्टेंट को निकालता है, लेसिथिन नाम का सरफेक्टेंट जो फास्फोलिपिड हुआ करता है, नहीं जो फास्फोलिपिड हुआ करता है, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ये जो है निमोसाइट्स भी हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ लिख रहा हूं क्या सिंपल या इपीथीलियम लिख सकते हैं, या सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम, बात नहीं, सिंपल स्क्वामस इपीथीलियम और ये कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद नीचे जब आएगा, नीचे तो व्हाइट से बनाया हुआ है, तो ये ब्लड वेसल्स की हम लोग बात करते हैं, तो ब्लड वेसल्स वाला भी इपीथीलियम होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर आएगा। ये क्या होगा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। तो यहाँ एक सेकेंड, बेसमेंट मेम्ब्रेन लिखो, ज्यादा अच्छा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहां भी हम लोग क्या लिख देंगे,
बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ब्लड कैपिलरी की बात कर रहे हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर भी क्या होता है, इपीथीलियम की ही तो बात करते हैं, जिसको इंडोथीलियम भी हम लोग बोले थे। तो ये भी क्या है, इपीथीलियम ही है, जिसको क्या नाम दिया गया था, कैपिलरी का इंडोथीलियम, या इसी का नाम दिए थे हम लोग इंडोथीलियम। इंडोथीलियम हो गया। और दोनों के बीच का स्पेस, ये दोनों के क्या, यहां और यहां, ये बीच में तो स्पेस है, और ये जो स्पेस होता है थीन इंटरस्टिशियल स्पेस, थोड़ा सा इंटरस्टिशियल स्पेस है, स्पेस नहीं। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या है, इपीथीलियम, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर थीन इंटरस्टिशियल स्पेस, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर इपीथीलियम, यही मिलके, यही ना गैसियस एक्सचेंज हुआ है, यही ना कार्बन डाइऑक्साइड इधर से गया था, यही ना ऑक्सीजन इधर से आया था, तो गैसियस एक्सचेंज यहीं पे हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या नाम देते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। तो ये जो बाहर निकाल के हम लोग दिखा रहे हैं, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में। और जब भी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे तो आपको याद रखना है क्या क्या चीज से बना है। एक साइड इपीथीलियम है, इपीथीलियम होगा, इपीथीलियम के बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बाद इंटरस्टिशियल स्पेस है, फिर क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर क्या है, फिर है इपीथीलियम, जिसको इंडोथीलियम बोलते हैं। यही सब मिला के रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जिसका थिकनेस 0.2 mm होता है, जहां एक्चुअल गैसियस एक्सचेंज होता है, जहां एक्चुअल रेस्पिरेशन होता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब जो हम लोग को बात करना है अगला स्टेप में, यहां पे जो बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस इन ब्लड। हम लोग को जो अब नेक्स्ट स्टेप जो हम लोग को बात करना है बच्चों, वो क्या हम लोग को बात करना है कि ट्रांसपोर्ट, किसके ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे, गैसियस गैस का ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, किसमें, ब्लड में, कि किस तरीके से ब्लड के द्वारा एक्सचेंज हो रहा है, कैसे ऑक्सीजन इंटर कर रहा है, कैसे ऑक्सीजन को ब्लड आरबीसी के अंदर ले जा रहा है, कैसे उस ऑक्सीजन को ढो के फिर सेल के अंदर ले जा रहा है, सेल में किस तरह से वहां पे ब्लड से सेल में कैसे डिफ्यूज होके जा रहा है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे बना है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ब्लड में आ रहा है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड में आ रहा है किस तरीके से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से कैसे हमारे लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से कैसे उसको हम लोग एक्सपेल कर दे रहे हैं। यही बात अब हम लोग को बात पूरा डिटेल में करना है। तो हमारा हेडिंग है गैसियस एक्सचेंज इन ब्लड, जो कि अगले क्लास में डिटेल में बात करेंगे। आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक में कोई डाउट है तो बोलिए, कोई डाउट है तो बोल सकते हैं, नहीं है डाउट। ऑफिस बंद रह रहा है बताइए, तो डायरेक्ट आपको यहीं पे आ जाना है, डायरेक्ट यहीं पे आ जाना है। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। खुला हुआ है।